मैं और मेरे पिताजी एक ही साथ एक ही क्लिनिक में बैठे थे। 1975 की बात है। एक लेडी करीब 60-70 साल की लेडी आई और हमारे पापा से बोली कि बाबा जी बीमार हैं, आपको चल के देखना है। तो पापा ने कहा कि देखो भाई, अयोध्या के बाबा को तो मैं पहचानता हूँ सब लोग, और फीस हमारी दे नहीं पाएंगे, उनका हाल बता दो तो मैं उनको दवा दे देता हूँ उसके बाद। तो उन्होंने कहा कि वो बाबा जी किसी से मिलते नहीं। तो फादर उस समय क्लिक हुआ कि एक फैजाबाद में उस समय अयोध्या में हवा उड़ी थी कि कोई बाबा जी हैं जो किसी से मिलते नहीं, बट ही रिजेंबल्स लाइक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो वो चूंकि उसने कहा कि किसी से मिलते नहीं, तो फादर को थोड़ा सा इंक्विजिटिवनेस की वजह से उन्होंने कहा हाँ अच्छा चलेंगे। तो वो 11:30-12 बजे का टाइम था। पापा अपनी गाड़ी से उनको लेकर के गए और मैं अपना पेशेंट देखता रहा। हमारे घर में एक आदत है कि हम लोग जितने भी देर में हो, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे खाना हम लोग एक साथ ही खाते हैं। उस दिन 3 बज गए, 3:30 बज गए, 4 बज गए, 4:30 बज गए। 4:30 के बाद जब पापा ने दरवाजा खटखटाया तो हम लोग परेशान भी थे कि भाई कहाँ चले गए, कुछ खबर नहीं है। तो दरवाजा हमारी श्रीमती जी ने खोला। खुलते ही देखा पिताजी की आंखें बड़ी बड़ी और बिल्कुल चेहरा बिल्कुल एकदम से क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल अचंभित, बिल्कुल भरा हुआ, बिल्कुल लाल से। कह लेंगे जानती हूँ मैं किससे मिल के आया हूँ। तो हमने कहा कैसे, किससे मिले? बोले आज मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। और वो वही वाक्य था। फिर हमने पूछा कैसे आपको मालूम? क्या मैंने उनको 1932 में भी देखा लखनऊ में, और आज देख रहा हूँ। सिवाय समय का जो डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, वो छोड़ के और कोई डिफरेंस नहीं है, सेम मैन। उसके बाद मेरी माँ गई, माँ ने भी 1932 में उनको देखा था। तो शी ऑल्सो नरेटेड द सेम थिंग एंड उन्होंने भी कहा कि नहीं, इज द सेम मैन एक्सेप्ट द एज, जो उस ड्यूरिंग दैट पीरियड के एज के बीच में जो डिफरेंस था, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज द सेम। उसके बाद 1975 के बाद हम लोगों ने उनसे मिलना जुलना शुरू किया और उनके संपर्क में आए। पहले तो वो पर्दे के पीछे ही रखते थे हम लोगों को, फिर बाद में हम लोगों से स्नेह इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम और हमारी फैमिली में, हम, मेरी वाइफ, मेरे फादर मदर, हमारे मदर इन लॉ और एक हमारी ताई गोरखपुर में थी, वो दे वर अलाउड टू गो इनसाइड, नोबडी एल्स वाज अलाउड टू गो इनसाइड द रूम। किसी को दूसरे को अलाउ नहीं करते थे, सबको बाहर से ही दर्शन देते थे, बाहर से ही बातें करते थे। बस सिर्फ हमारी फैमिली से ज़्यादा लगाव होने की वजह से हम लोग अलाउड थे। तो एंट्री बड़ी मुश्किल से मिली, क्योंकि फादर ने कहा कि भाई आपको बहुत सी चीज़ें पूछनी है, तो कब तक पर्दे के बाहर रहेंगे। तो फादर को उन्होंने बुलाया और फादर को बुलाने के बाद उन्होंने ये ताकीद की कि देखिए आपने जो मुझे यहाँ देखा है इसके बारे में आप किसी से कहिएगा नहीं। फिर एक दफ़े हमारी मदर कलकत्ते जाने लगी, तो कलकत्ते जाने के पहले मुझसे मुलाकात हुई। तो माँ से उन्होंने ताकीद किया कि देखो मेरे बारे में बिल्कुल कलकत्ते में कोई बात ना करना, नहीं तो कलकत्ते में आग लग जाएगी। ये सख्त ताकीद थी कि हमारे बारे में कोई डिस्क्लोजर नहीं करना। ये बार बार उनकी ताकीद थी। कलकत्ते में जाकर कहने से हो सकता है कि कुछ बवाल हो, तो इसलिए मना करते थे कि कलकत्ते में जाकर मेरे बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि कलकत्ते में अगर कहोगे तो ये बात में कलकत्ते में आग लग जाएगी। इसलिए उन्होंने ताकीद की कि भाई मेरे बारे में ज्यादा बातें कलकत्ते में न करना, और जो यहाँ देखा इसको यहीं रहने देना। देखिए स्पिरिचुअली तो वो उठ चुके थे काफी ऊंचे हाइट तक, काफी स्पिरिचुअली ही वाज वेरी हाई, मगर जो तेज उनके चेहरे पे था उससे लगता था कि ही इज ए फाइटिंग पर्सनैलिटी। क्योंकि कभी कभी बातें ऐसी करते थे कि जिससे लगता था कि उनके कैरेक्टर में रिजेम्बलेंस है। जैसे कभी कभी कहते थे ये शरीर महीनों पैदल चला है, महीनों समुद्र के नीचे रहा है। तो ये सब सिमिलरिटी जो है वो और कुछ नहीं, बस वही लगता है कि उस रिजेम्बलेंस में मेल खाता है। क्योंकि फादर मदर कह चुके थे, तो जब हम लोग जब बातें करते थे तो उसी एंगल से हम लोग को सोचना भी रहता था, मतलब जो भी बातें वो करते थे रिजेम्बल उनके हिसाब से होता था। और उनके सत्संग में जब भी हम लोग आए तो वो
कभी उन्होंने अपने मुंह से तो कभी नहीं कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस हिमसेल्फ हूँ, मगर वो जब भगवान जी कहकर उनको हम लोग मानते थे तो हम लोग यथेष्ट स्नेह बहुत ज्यादा देते थे, स्पेशली हमारी वाइफ को, और हम लोग से बिल्कुल अगाध संबंध हो गया था। थे वो बंगाली, मगर हिंदी में बोलना, हिंदी में बातें करना, मगर अगर हम लोग बंगला में बोलते थे तो उसका रिप्लाई वो हमेशा हिंदी में ही देते थे। उनके कमरे में बंगला की किताबें, बंगला साहित्य से जुड़ी हुई सभी सामान, उनका जो सामान जो भी वहाँ था वो सब बंगाली कल्चर से मिलता जुलता रहता था। इसलिए डाउट तो होता ही था और ये विश्वास भी हो रहा था कि नहीं वो वही आदमी हो सकता था, मगर कभी हम लोग की ये हिम्मत ये नहीं पड़ी कि मैं उसे डायरेक्टली ये कहूँ। हाँ, एक वाकया बता रहा हूँ कि एक दफे मेरी माँ, हमारे बड़े भाई साहब जो आर्मी में थे, जो अब नहीं रह गए, इंडिया पाकिस्तान वॉर में लड़ाई चल रही थी तो उस समय लौट के आए थे, तो माँ हमारी बेटी बड़ी व्यथित थी, वो नेशनलिटी फीलिंग की थी, तो उन्होंने कहा कि भगवान जी अब कितना खून बहेगा इस देश में। तो भगवान जी ने कहा कि अभी खून बहा ही कहाँ। फिर माँ को देख करके उन्होंने कहा कि माँ जननी, तुम कुछ बोल कुछ रही हो, सोच कुछ रही हो और बोलना कुछ और चाहती हो। माँ हमारी रो रही थी, तो एकदम से उन्होंने पलंग में बैठे हुए थे और माँ हमारी नीचे बैठी थी, उन्होंने अपना चश्मा उतार कर कहा, देखो कहीं मैं सुभाष चंद्र बोस तो नहीं हूँ। हमारे पापा बगल बैठे हुए थे, तो उन्होंने तुरंत उस बात को संभालते हुए कहा कि भगवान जी जब तक आप अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे तब तक हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आप कौन है। हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक वाकया जो उन्होंने अपने मुंह से ये कहा कि देखो कहीं मैं सुभाष चंद्र बोस नहीं हूँ, ये एक वर्ड उन्होंने कभी कहा था। जब वो बस्ती में थे तो लोगों ने वहां पे कहा कि ये सुभाष चंद्र बोस है, तो वहां का अथॉरिटी एक दफे कोशिश की थी जानने के लिए कि ये कौन है, तो उनके पास जाने पर उनको कोई चिट्ठी दिखाई गई और चिट्ठी दिखाने के बाद वो वहां से अथॉरिटी चली गई। उसके बाद वो वापस नहीं आई, वो वहीं रहने लगे। उसके बाद ही माइग्रेटेड, बस्ती से माइग्रेट करके फैजाबाद, अयोध्या आए। लोग दो चार 6 लोग थे जो उनको जानने की कोशिश करते थे, मगर सब पर्दे के बाद। मगर वो इतनी ज्यादा उनके अंदर अगाध विश्वास और प्रेम था कि कोई उनके अगेंस्ट कुछ बात करने के लिए नहीं चाहता था। लोगों ने उनके देहांत के बाद कोशिश बहुत की, मगर उसके बाद भी नहीं जान पाए। मगर हाँ, गवर्नमेंट को मैं कहूँ कि नहीं मालूम था, तो ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फैजाबाद में जब अंतिम क्षणों में रहते थे वो सर्किट हाउस के ठीक सामने रहते थे। गवर्नमेंट ये कैसे कर सकती है कि वो आदमी वहां रह रहा है और उसके बारे में नहीं मालूम। ये सोचने की बात है कि अगर हम चाहें तो किसी को मालूम हो सकता है कि भाई आदमी वहां रह रहा है, कौन रह रहा है, कौन डॉक्टर साहब जा रहे हैं या कोई जा रहा है उससे मिलने, तो गवर्नमेंट कैन नो इट। मगर गवर्नमेंट नहीं जानना चाहती थी या नहीं जान सकी, ये कहना गलत बात है। जरूर जानती होगी, जानबूझ करके चूंकि उनको छोड़ दिया गया हो, या कह रहा था भाई अगर वो शांति से रह रहा है, अगर कोई परेशान नहीं कर रहा तो उसको सिर्फ पड़ा रहना, ये उनकी थ्योरी रहा। हाँ, लोग आते थे, हम लोगों को कुछ तारीखों की मनानी थी। मेरे पास चिट्ठियां भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि उनके जन्मदिन के समय 23 जनवरी के पहले 20 जनवरी से 28 जनवरी तक कृपया मेरे यहाँ ना आइए। दशहरे के पंचमी से लेकर दशहरे तक, दशहरे के बाद तक आप लोग हमारे यहाँ ना आइए, हमारे यहाँ अनुष्ठान है। मगर उस जन्मदिन के बाद हमारे पास जन्मदिन का जो प्रसाद आता था वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो एक बंगाली परिवार में जो जन्मदिन की जैसे होती है, वो चावल की खीर, मीठा दही, ये सब हमारे यहाँ आता था प्रसाद के रूप में। तो जिससे कंफर्म होता था कि बंगाली है और उनका जन्मदिन है 23 जनवरी को मनाया गया है, इसलिए सब आए हुए। उसका जब हम लोग जाते थे तो वो पूरा मकान, कमरा बिल्कुल सजा हुआ मिलता था, इससे लगता था कि कोई आया था। पूछने में कहते थे, सॉरी, कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग बाहर से आए थे, वो सब चले गए। इसी प्रकार दशहरे में भी था। दशहरे में भी सुना है, हमारे सामने कभी नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। सुना जरूर है कि रात में आते थे, चले जाते थे, मगर हमारे सामने कभी कभी कोई आया नहीं, इसलिए कहना ठीक नहीं। हाँ, बाकी हम लोग मनाती जरूर थी कि इस पीरियड में आप कृपया ना आए, और हम लोग उस चीज को जब मनाती थी तो इसलिए हम लोग नहीं जाते थे। कोशिश करते थे कि जब उन्होंने मना किया है, चूंकि हमारे ऊपर
अतः विश्वास था हमारी फैमिली पर, तो इसलिए हम उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे, खोना भी नहीं चाहते थे। बातों बातों में बहुत सी चीजें उन्होंने कही, हो सकता है आज उनकी डेथ के बाद, आज इतने दिन हो गए, शायद बहुत सी चीजें लिख भूल नहीं गया हूँ। चिट्ठियाँ हैं, चिट्ठियाँ भी देख सकती हैं, जो हमारे पास उनके हैंड राइटिंग्स हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर एक आदमी एक जगह रहता है तो उसके पास उससे संबंधित सामान मिलेंगे। जैसे अगर मैं रहता हूँ किसी कमरे में, तो मेरे संबंधित मेरा पैंट, मेरा कपड़ा, मेरे घर के सामान रहेंगे। मगर जब उनके घर, उनके देहांत के बाद जो उनका सामान जो निकला, वो सब एक ही आदमी को केंद्रित करता है, वो सुभाष चंद्र बोस। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? राइटिंग मेरे पास आज भी है, अभी भी है। जैसा कि मुझे पता चला अखबारों से और मीडिया से कि वो बड़े बड़े राइटिंग एक्सपर्ट ने कंफर्म कर दिया कि राइटिंग अमुक व्यक्ति की कंफर्म है। तो इससे बड़ा और प्रूफ क्या हो सकता है? इससे बड़ा और कोई प्रूफ नहीं हो सकता। बाकी तो आप लोग जाने जाते हो। लोग हमेशा वृहत भारत की बात करते थे, वृहत भारत की बात करते थे, जिसमें कि आज जो बर्मा या सिंगापुर या हमारा पाकिस्तान या अफगानिस्तान है, उसको लेकर के बात करते थे कि ये देश हमारा बड़ा महान, ये सब पूरा हमारा देश महान, हमारा देश भारत हुआ करता। तो कभी जब भी वो कल्पना करते थे तो पूरे देश की, देश मतलब उनका था कि वृहत भारत जो आज टुकड़ों में बढ़ गया है, तो उसकी बात नहीं करते थे, बड़ी हिंदुस्तान की बात करते थे। उनके बारे में हाँ ये जरूर कहते थे कि वो बड़े कर्मठ हैं, बहुत देशभक्त हैं। जैपनीज के बारे में बताते हैं, बहुत देशभक्त हैं। और उनके साथ कभी कभी कहते थे मेरा उनसे संपर्क रहा है, इसलिए उनके साथ था, मगर कभी ये नहीं कहा कहाँ था, कैसे था, कभी इस चीज को एक्सप्रेस नहीं किया। बंगाली हमारे जो पुराने काजी नजरुल इस्लाम के बारे में बात करते करते रोने लगते थे। हमारी मदरसा ने उनको गाना सुनाया, तो गाना सुनते ही, बंगला गाना सुनते सुनते रोने लगे। इस शरीर के साथ उस आदमी का भी संबंध था। कभी इधर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ उनका संपर्क था। तो इन सब चीजों को सोचते हुए तो आदमी को बाध्य करता है, हमको तो बाध्य करता है कि आदमी कोई नहीं वही है। हाँ ये दूसरी बात है कि वो पब्लिक के सामने उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं वही हूं। जो सामान मिला, जो चीजें मिली, अगर उसको सामने रखा जाए तो हमारे ख्याल से 80% से 90% लोग जो है आज भी वही कहेंगे कि इज द सेम मैन। हम लोगों ने सबसे पहले उससे मुलाकात की लखनऊ वाली कोठी में, जो कि अयोध्या में है। बड़ा ही टूटा फूटा सा मंदिर है और उसमें एक नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता। पूरी सीलन से भरी जमीन मिट्टी की और लकड़ी का धुआं, लकड़ी जला करके धुआं किया हुआ जिससे मच्छर न काटे, और उसकी गर्मी से ही वो रहते थे, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी उसमें नहीं रह सकता। एक शुद्ध एक सन्यासी आदमी रह सकता है। उनकी सेवा करने के लिए एक लेडी रहती थी, जिनका नाम था सरस्वती माँ सरस्वती के नाम से जाना जाता है। जगदम्बे माँ कह करके बुलाते थे, माँ जगदम्बे। वही उनको लुक आफ्टर करती थी। जब कभी उनकी तबीयत खराब होती थी तो वही आती थी हम लोगों को बताने कि इनके बाबा जी की तबीयत खराब हो गई है, आप दवा दे रहे, तो वही दवा ले जाते थे। या जब हम लोग को बुलाते थे कि बुलाया है देखने के लिए, तो हम लोग जाते थे। वैसे भी आना जाना था, तबीयत खराब होने पर हम लोग जाते थे। उन्हें देखा, मैंने भी मार्क किया कि जर्मन लैंग्वेज में कुछ वर्ड है, एक डिसेंट या कुछ समथिंग लाइक दैट, आप देख सकते हो। तो और उनकी राइटिंग तो आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ आएंगे कि कितनी सुंदर और कितनी साफ राइटिंग है। ये पढ़ना मतलब देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इट इज देयर, इट इज देयर। जर्मन के 2-4 वर्ड्स उन्होंने एक आध जगह लिखे हैं, तो इट इज देयर। क्योंकि ये हो सकता है कि चूंकि जर्मन से उनका लिंक था और जर्मन में काफी दिनों रहे, तो इट वाज देयर। तो चूंकि मैंने उनको पहले देखा नहीं, मम्मी पापा ने देखा और वो उसको सर्टिफाई करते हैं। और जो फोटोग्राफ्स मैंने देखे उससे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। उनकी घड़ी, उनका चश्मा, उनका लुक,
उनकी आंखों का तेज, उनका हाइट, और क्या चाहते हैं। उसको देखकर हम लोग समझते भी क्योंकि हमने उसके पहले देखा नहीं, मगर फादर मदर जब सर्टिफाई कर रहे हैं तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है। देख 1985 में जब उनकी डेथ होने के करीब हुई तो सुबह से उनकी तबीयत खराब थी और दिन में उनको सांस फूलने की शिकायत हुई, काफी कंजेशन सा होने लगा। तो यहाँ पे एक डॉक्टर आरपी मिश्रा जो भी उनके शिष्य हुआ करते वो थे, वो डॉक्टर साहब, मगर उन्होंने भी कभी देखा नहीं उनको, उनके यहाँ ही चिट्ठी उट्ठी आया करती थी बराबर। तो वो भी आए, उन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा, और देखने के बाद ये हुआ कि ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन लाया गया और करते 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 3:30-4 बजे करीब उन्होंने दे त्यागा। तो हम लोग के हिसाब से कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर रहा ही होगा, क्योंकि घबराहट के बाद धीरे धीरे उनकी डेथ हुई। उस हम लोगों ने 3 दिन तक इंतजार किया कि कलकत्ते खबर कराई, कलकत्ते में जहाँ के हमारे पास कुछ चिट्ठियां थी जहाँ से उनकी खबर, मगर कोई जब नहीं आया तो 3 दिन बाद हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार एक प्रतिबंधित जगह पे किया। प्रतिबंधित नहीं कहेंगे, हाँ उत्तर घाट पे किया और पूरे जितना हम लोग के साथ सम्मान। हाँ, दुख यही था कि जिसके उस समय करीब 13 लाख होने चाहिए थे लोग, वहां 13 आदमी थे, मगर भगवान का कुछ ऐसा था कि उस समय बंदूकों की सलामी उनको पूरी मिली, क्योंकि ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया कि बगल में ही आर्मी थी, वहां पर उनकी फायरिंग रेंज थी, फायरिंग हो रही थी और उनका जिस समय उनके पैर को हिट किया गया उसी समय फायरिंग शुरू हुई और जब तक उनका पूरा जल नहीं गया तब तक फायरिंग होती रही। तो कम से कम ये श्रद्धांजलि भगवान ने अपनी तरफ से दी।